हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बात किया वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बारे में और उसके समय पर आए हुए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कॉर्नवालिस और उसके द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसके टाइम में आए हुए जितने भी एक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ this lecture can be realized. So let's begin with the Pitt's India Act. पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स, इसीलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो इंडिया है उसमें डुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। डुअल कंट्रोल कैसे? डुअल कंट्रोल इन्होंने किया दो तरह से, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली मैनेज करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स करती है इंडिया में उनको रेगुलेट करेगा। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बॉडी है वो डायरेक्टली एक तरह से आप समझ लो कि ब्रिटेन में है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर रही है। तो ये इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में याद रखने वाली चीज़ है, जो फैक्चुअल चीज़ है, कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स। ये आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होंगे। फिर इस एक्ट के साथ ही जो इंडिया में जितनी भी टेरिटोरियल गेन हो रहा था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको ब्रिटिश पोजेशंस का नाम दिया गया पहली बार। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या कर रही है, जो भी इंडिया में चीज़ें चल रही हैं उनको ब्रिटिश पोजेशंस का नाम दे रही है। ऑल्सो विद दिस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको 4 से रिड्यूस करके 3 कर दिया गया था। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल ऑफ 4, मतलब काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स दिए गए थे, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 4 से 3 कर दिए गए हैं। ऑल्सो जो ये 3 मेंबर होंगे उनमें से एक मेंबर क्या होगा? कमांडर इन चीफ। तो ये सारे चेंजेस किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सो नाउ वी विल मूव टू द कॉर्नवालिस एंड हिज रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स जानने से पहले समझ लो कि कॉर्नवालिस कौन था। कॉर्नवालिस बना हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है 1786 से लेकर 93 के बीच में। कॉर्नवालिस ब्रिटेन में ब्रिटिश आर्मी का कमांडर हुआ करता था। जब 1776 से लेकर 83 तक जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला है वहाँ पर ये ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था। एक्चुअली अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, जहाँ पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था। उसी सरेंडर को बोलते हैं सीज ऑफ यॉर्क टाउन। तो जब ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर किया था उस टाइम कॉर्नवालिस ही इनकी आर्मी को लीड कर रहा था। हालांकि सरेंडर करने के बाद भी इसकी पोजीशन में ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। ब्रिटेन में ये अभी भी बहुत ज़्यादा एबल्ड मिलिट्री कमांडर माना जाता था, क्योंकि ये था भी, और ये बहुत ही अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। सो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बोला कि अब आप जाओ, क्योंकि हेस्टिंग्स का समय ख़त्म हो चुका है गवर्नर जनरल के रूप में। तो ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि अब आप इंडिया में जाकर गवर्नर जनरल का पद संभालो। तो ये आता है 1786 में। इसको रिक्रूट किया जाता है ESC के द्वारा एज अ मिलिट्री पोजीशन। तो आप देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था और उससे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कंपनी के ही सर्वेंट्स हुआ करते थे एक टाइम पर। जब कार्नेटिक वॉर्स हुए थे तो उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और धीरे धीरे उनकी जो पद था वो बढ़ता चला गया, और एक टाइम पर वो लोग गवर्नर बन गए। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट। सो इसने क्या क्या किया था? जस्ट इरेज इट। 1793 में कॉर्नवालिस इज नोन फॉर हिज परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है? लैंड रेवेन्यू इससे काफ़ी बड़ा था, ये लेके आया था। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोस में, पर अभी ये बस समझ लो कि परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था ये।
ऑल्सो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, जहाँ पर टीपू सुल्तान की हार हुई थी और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करी गई थी, वो भी कॉर्नवालिस के समय में ही हुई थी। तो एक बार ये याद रख लीजिएगा कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो 1792 में हुई थी और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वो कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था। तो जो कॉर्नवालिस है उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए थे हर चीज़ में। तो उस ये कॉर्नवालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच वर डन अंडर कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस इज नोन फॉर हिज सिविल सर्विसेज। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड सिविल सर्विसेज को लेकर आया था। इससे पहले क्या हो रहा था कि कोई भी सिविल सर्विसेज में जा सकता था, ऐसा कोई रूल्स नहीं बने हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं, कोई भी आ सकता है और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। पर कॉर्नवालिस के आने के बाद ही पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया गया। फिर अच्छा, कॉर्नवालिस बहुत ही रेसिस्ट टाइप का था, ऑल्दो सभी लोग रेसिस्ट थे जो यूरोपियंस ऑलमोस्ट, पर ये भी काफ़ी रेसिस्ट था। तो इसने क्या किया, आते ही जितने भी हाई पोस्ट थी जिस पे इंडियंस कैसे ना कैसे करके पहुंच गए थे, उन सभी से इंडियन ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया। तो एक तरह से समझिए कि जितने भी ग्रुप ए पोस्ट हैं आजकल के ज़माने में, उन सबसे इंडियंस को हटा दिया और जो बड़ी पोस्ट हैं उनको वो लिमिटेड कर दी सिर्फ यूरोपियंस के लिए। जो भी 500 यूरोस पर ईयर से ज़्यादा की सैलरी जिसमें मिलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दी। ऑल्सो he used he was very influenced by the ideas of separation of power by Montesquieu. So he worked on separation of powers. उसने क्या किया, कमर्शियल, जुडिशियल, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को एक कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि ये पावर कमर्शियल है, ये जुडिशियल है और ये रिवेन्यू है। पहले क्या होता था कि जिसके पास रिवेन्यू की पावर्स हुआ करती थी वही कहीं ना कहीं जुडिशियल पावर्स भी थोड़ी बहुत होल्ड करता था। तो जो कॉर्नवालिस था वो इसके अगेंस्ट था, बिकॉज ऑफ he used to think that concentration of power efficiency को अच्छा नहीं है। तो ये सारे रिफॉर्म्स इसके टाइम पर किए गए। जुडिशियल पावर्स, जो कलेक्टर्स थे उनसे जुडिशियल पावर्स पूरी तरह से छीन ली गई कि अब आप जो है सिर्फ रिवेन्यू के काम करेंगे, रिवेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे और कुछ नहीं। तो जितने भी जुडिशियल पावर्स हैं वो छीन ली गई। जैसे कि आपको पता होगा जमींदार्स वगैरह थे, उन्होंने थानेदार्स को अपॉइंट कर रखा था कि तो उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हुआ करती थी, उनको कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को कॉर्नवालिस ने पूरी तरह से छीन लिया। फिर इसने करप्शन के अगेंस्ट क्या क्या किया, क्योंकि उस टाइम बहुत करप्शन था कंपनी ऑफिशियल्स में। तो हालांकि इस पे हेस्टिंग्स ने भी काम किया था कि प्राइवेट ट्रेड बैन कर दो, हेस्टिंग्स ने भी इस पे बोला था, पर इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कंपनी की सर्वेंट्स की सैलरीज इंक्रीज कर दी कि आप प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज मत होइए, हम आपकी सैलरी बढ़ा दे रहे हैं, सैलरी बढ़ाइए, खुश रहिए। फिर और जो भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। और प्रमोशन जो होगा, पहले क्या होता था कि प्रमोशन थोड़ा बहुत रिश्वत दी, रुपए दिए और बस प्रमोशन हो जाया करता था। तो अब इसने प्रमोशन को लिमिट कर दिया है सीनियोरिटी बेसिस पर कि जो भी सीनियर होगा उसका प्रमोशन होगा। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं पुलिस रिफॉर्म्स जो कि कॉर्नवालिस के अंडर हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। पुलिस रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे। अच्छा, कॉर्नवालिस से पहले क्या क्या चल रहा था, जो अंडर मुगल्स था, फौजदार होते थे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, कोतवाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे सिटी में। अमिल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है आई थिंक, अमिल्स क्या होते हैं। तो अमिल्स अंडर मुगल, लेटर मुगल्स, ये रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। और फिर जब हेस्टिंग्स आता है 1765 से 1772 तक, वहाँ पर डुअल गवर्नेंस चल रहा होता है, डुअल गवर्नमेंट, और जमींदार्स मेंटेन किया करते थे थानेदार्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। 1791 में कॉर्नवालिस लेकर आता है रेगुलर पुलिस फोर्स। ये याद रखिएगा कि रेगुलर पुलिस फोर्स कौन लेकर आया था, कॉर्नवालिस। इसने क्या किया, जो थाना हुआ करते थे, जो आज भी आप लोग नाम सुनते होंगे थाना, उसको मॉडर्नाइज कर दिया। थाना क्या होगा, जो उसको लीड करेगा वो दरोगा के द्वारा किया जाएगा, और दरोगा क्या होगा, इंडियन। वो और उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस सबको कर रहा होगा
एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको लीड कर रहा होगा। सो टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल रिफॉर्म्स अंडर कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या क्या किया था। तो जो फौजदारी कोर्ट्स थे जिसको जो उस टाइम पर प्रिवेल कर रहे थे उन सबको इसने अबॉलिश कर दिया। कॉर्नवालिस ने फौजदारी कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए। 4 सर्किट कोर्ट्स कहाँ कहाँ बने और इसमें से हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था, ये सब याद रखने की बातें हैं। 4 सर्किट कोर्ट कहाँ बने थे, कलकत्ता में, ढाका में, पटना में और मुर्शिदाबाद। मतलब अगर आप वही वाला एरिया देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो वहाँ पर जो 4 मुख्य सेंटर रहे होंगे, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड कलकत्ता, यहाँ पर ये 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए गए। सर्किट कोर्ट्स क्या थे, कोर्ट ऑफ अपील थे, जिसमें सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर्स को अपील के थ्रू आप जा सकते हो, जिसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा था, कलकत्ता वाला। अच्छा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जजेस ही बैठेंगे। एज आई टोल्ड यू ही वॉज ए वेरी रेसिस्ट, तो इसने सभी बड़ी पोजीशन से इंडियंस को हटा दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज बैठेंगे। फिर जो सदर निजामत अदालत थी और सदर दीवानी अदालत थी, जिसको हेस्टिंग्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको इसने कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसको अब बोला गया जिला कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो सदर दीवानी अदालत थी उसको प्रिसाइड किया जाएगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा, और जो सदर निजामत अदालत है उसको गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल प्लस चीफ काजी और चीफ मुफ्ती के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये जो चीफ काजी और चीफ मुफ्ती हैं, ये सिर्फ इनको असिस्ट करेंगे, ये बाइंड नहीं कर सकते कि आपको यही डिसीजन लेना है। एट लास्ट डिसीजन तो गवर्नर जनरल काउंसिल का ही होगा, पर ये इनको असिस्ट करते थे निजामत अदालत में। सो यू कैन सी द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या रही होगी उस टाइम। सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट्स, जिसमें इंडियन भी बैठ सकते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स में इंडियन अलाउड है। उसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट्स, आगे के कोर्ट्स में सभी में यूरोपियंस ही हैं, ओनली सिर्फ यूरोपियंस हैं। तो उसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट, देन कम्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद 4 सर्किट कोर्ट्स, देन सदर दीवानी अदालत कलकत्ता, और सबसे बड़ा ये किंग एंड काउंसिल, ये ब्रिटेन में जाके जो 5000 यूरो से ज़्यादा के मामले होते थे उन पे आप ब्रिटेन भी आ सकते हो। हालांकि ये सब जो काफ़ी अमीर लोग होंगे उन्हीं के ये केसेस होंगे, तो 1-2 गए भी थे केसेस, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई जोनाथन डंकन इन द टाइम पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस। कहाँ पर हुआ था ये एस्टेब्लिश, बनारस में। तो संस्कृत कॉलेज कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, बनारस में, बाय जोनाथन डंकन। अच्छा, इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट कि हेस्टिंग्स के समय पर भी एक फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला गया था। प्लीज़ कमेंट डाउन द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, कि उसका नाम क्या था और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो संस्कृत कॉलेज को हिंदू फिलोसफी और लॉ के बारे में पढ़ने के लिए खोला गया था, ताकि क्योंकि वो यहाँ पर रूल करने आया तो वो जानना चाहता था कि यहाँ की फिलोसफी क्या है, यहाँ के लॉज क्या हैं। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786, जिसमें कॉर्नवालिस की डिमांड्स को मीट करने के लिए ये सिर्फ एक्ट लेके आया गया था, जिसमें कॉर्नवालिस की डिमांड्स थी कि जैसे कि आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में मेजॉरिटी चलती थी, कि जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही लिया जाएगा। गवर्नर जनरल किसी भी फैसले को ओवरराइड नहीं कर सकता, उसको जो भी काउंसिल बोल रही है उसके साथ जाना पड़ेगा, या फिर कास्टिंग वोट के थ्रू जो भी मेजॉरिटी में डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। पर एक्ट ऑफ 1786 में कॉर्नवालिस ने मांग करी कि नहीं, मुझे एक तरह से आप इसको वीटो पावर समझ लीजिए, कि जो भी काउंसिल डिसीजन ले रही है ये इसको मना कर सकता था, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस। सो दिस वाज मेड थ्रू द एक्ट ऑफ 1786। और एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्नवालिस एक बहुत ही एबल्ड मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, तो कॉर्नवालिस चाहता था कि वही गवर्नर जनरल भी रहे और साथ ही साथ वो कमांडर इन चीफ भी बनेगा। ओके ओके सो कॉर्नवालिस के समय में लॉ रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए थे, तो इसको पूरा एक नाम ही दे दिया गया कि 1793 कॉर्नवालिस कोड। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, चेंजेस किए थे, तो इसका पूरा एक कोड ही बना दिया गया कि कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था। ये पूछ सकते हैं मे बी, और तो इसको कॉर्नवालिस कोड नाम दिया गया 1793।
इसने क्या क्या चेंजेस किए थे, जैसे मैंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए इसने रेवेन्यू जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, अलग अलग कर दिए उसके जो भी फंक्शंस हैं। अच्छा, ये इंडियंस की नज़र से ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि पहले क्या था, जो यूरोपियंस होंगे या जो कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ऐसा चल रहा था। पर कॉर्नवालिस के आने से क्या हुआ, यूरोपियंस के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, वो सभी के सभी अकाउंटेबल हो गए सिविल कोर्ट्स के लिए, मतलब ये सब आ गए कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो ये दिस वाज चेंज ब्रॉट बाय द कॉर्नवालिस। तो एंड ही टॉक्ड अबाउट सोवरेनिटी ऑफ लॉ, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी होगा वो सब लॉ के हिसाब से होगा, लॉ इज सुप्रीम। ऑल्सो ही कोडिफाइड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी हिंदू मुस्लिम लॉ की कोडिफिकेशन पे काम किया था, पर फाइनली कॉर्नवालिस ने, इसका श्रेय जाता है कॉर्नवालिस को कोडिफाई करने के लिए। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो कि कॉर्नवालिस के समय में ही आया है। इसमें जो अभी एक्ट ऑफ 1786 की बात हुई थी, जिसमें कॉर्नवालिस को वीटो पावर एक टाइप की दी गई थी, वो वीटो पावर एक्सटेंड हो जाती है सभी फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स के लिए, और प्लस गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज हैं, उनके गवर्नर्स को भी ये वीटो पावर दे एक्सटेंड हो जाती है उनकी काउंसिल्स के लिए। पर गवर्नर जनरल सुप्रीम रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो सुप्रीम रहेगा। ये सुप्रीम क्यों रहेगा, ये क्यों किया, ये इसको चार्टर एक्ट में डालने की क्या जरूरत थी? आपको अगर याद हो कि जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसमें हेस्टिंग्स ने मना किया था पहले, जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी कि ये आपने मराठाओं से युद्ध मत करो, बॉम्बे वालों को बोला था, पर उन्होंने सुना नहीं था कि वो उन्होंने मराठा के लिए युद्ध किया था। तो ये ऐसा भविष्य में ना हो, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये उसमें इस एक्ट में ये प्रोविजन भी डाल दिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुप्रीम है ओवर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपली है उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 में, तो जो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ने जो उनको चार्टर दिया था ना कि आप ईस्ट इंडीज़ में जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ये दिखा रही है कि कंपनी पे लगाम कस रही है एक तरह से, कि आपकी भी जो ट्रेड मोनोपोली है उसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए उसको बताया जा रहा है कि जो एक्सटेंड कर दी गई है 20 साल और के लिए, कि आप 20 साल और मोनोपोली करो यहाँ पर ट्रेड की। ऑल्सो चार्टर एक्ट 1793 के, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू ही जो लाइसेंसेस हैं वो इंडिविजुअल्स और कंपनी ऑफिशियल्स को दिए जा रहे थे कि आप ट्रेड कर सकते हो, लाइसेंसेस भी इशू किए जा रहे थे, ये पावर आ गई थी काउंसिल के पास। और जो कमांडर इन चीफ है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो कमांडर इन चीफ है वो अब मेंबर नहीं बन सकता काउंसिल का। जो कमांडर इन चीफ है वो काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि जो काउंसिल ऑफ 3 होगी उसमें से एक मेंबर कमांडर इन चीफ होगा, पर जो चार्टर एक्ट 1793 आया उसमें ये बोल दिया गया कि कमांडर इन चीफ मेंबर नहीं बन सकता काउंसिल का। फिर पेमेंट ऑफ स्टाफ, ऑल्सो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसका पेमेंट, जो भी स्टाफ को पेमेंट करना होता है, सैलरीज देनी होती है, वो सारी की सारी इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू होंगी, ये भी इन्होंने प्रोविजन डाल दिया था। सो उसके बाद आया था जॉन शोर 1793 टू 98 तक, और 1795 में बस एक ये बैटल ऑफ खारदा हुआ था निज़ाम और मराठास के बीच में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो लेट अस सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस related to these topics. First one is, who among the following governor generals created the covenant civil services in India, which later came to be known as Indian Civil Services? तो ये अभी मैंने आपको बताया किसने किया था, ये कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2010 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट इज, बाय रेगुलेशन इन 1793 district collector was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only. What was the reason for such a regulation? कि जो कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी जुडिशियल पावर्स को छीन लिया था, वो क्यों किया था?
Please pause the video and try to answer the question. इसका सही आंसर होगा सी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही इंसान के हाथ में हो इसमें बिलीव नहीं करता था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force. So obviously this is wrong. It was introduced by Cornwallis. The Supreme Court was established at Calcutta by the regulating act. This is true. Indian Penal Code came into effect in 1860. Indian Penal Code came into effect in the year 1860. So this is also right. So the option is 2 and 3. Also by elimination method you can answer this question. First to eliminate kar do to answer will be B. Next is with reference to educational institute during colonial rule in India, the institution and founder क्या होंगे? संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस by William Jones. So this is wrong. It was by Jonathan Duncan. And Calcutta Madrasa was established in the time of Warren Hastings. So this is true. Fort Williams College, Arthur Wellesley. This is wrong. It was by Richard Wellesley. He was his brother Arthur Wellesley. Arthur Wellesley वही है जो मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर में कमांडर था इसी के। so the correct answer will be 2 only. Who among the following translated Bhagavad Gita into English? So the answer is Charles Wilkins. This I talked about in the last lecture. Battle of Buxar provided the key to English to establish their rule. This is true. After Treaty of Labatt 65 में, तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंध में क्या ठीक है? लास्ट गवर्नर था, दिस इज ट्रू। ही wrote the introduction of Gita by Charles Dickens. This is also true. And he started दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो फौजदारी और सदर दीवानी अदालत थी वो हेस्टिंग्स ने ही शुरू की थी. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू.